गुड इवनिंग एवरीवन। पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 14 जुलाई है। आज हम 13 जुलाई की जो पीआईबी के आर्टिकल हैं उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आप सब अच्छे हो, बढ़िया तैयारी कर रहे हो और नोट्स वगैरह तो आप बना ही रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले, नोट्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं और जैसे आपके अपने अपने तरीके हो सकते हैं नोट्स बनाने के। जैसे कोई डिजिटल तरीके से बना रहा है, कोई इनको प्री और मेंस को दोनों को अलग अलग करके कर रहा है। बस वो आपका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि आप रिवाइज किस तरीके से कर रहे हो, कितना ज़्यादा आप रिवाइज कर रहे हो और उन चीज़ों को आप आंसर राइटिंग है उसके अंदर यूज़ ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे उन चीज़ों को बार बार, ये रिकॉल नहीं होगा, रात को आप सोते टाइम उस तरीके से आप सोच नहीं पा रहे हो उन चीज़ों को, तब तक है ना आप उसको मेंस आंसर राइटिंग है तो उसके अंदर यूज़ में नहीं ले पाओगे। और जो एग्जाम्पल हैं, केस स्टडी हैं, कुछ स्कीम्स वगैरह हैं, इनको बार बार देखने से ही आप ना वैसे उसके अंदर यूज़ में ले पाओगे। ठीक है। उसके अलावा आपका एक सवाल था कि जो पीआईबी हमारा डिस्कशन होता है उसके बाद में आपको पीआईबी की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत है। कि आप देखो, आपके लिए मेहनत इसीलिए तो कर रहे हैं कि आपको 2-3 घंटे हैं तो वो इस तरीके से मतलब आप यदि दोगे उसको 2-3 घंटे दोगे तब जाके आपका होगा। उसकी बजाय क्या है कि आपको सिर्फ 15-20 मिनट है, जो यदि आप 1.5x वगैरह इसके अंदर करके देख रहे हो तो 15-20 मिनट लगते हैं। उसके अलावा आपको नोट्स बनाने के अंदर 15-20 मिनट लगने चाहिए, इतना काफ़ी होता है। ठीक है। तो उतने के अंदर आपका डेली का जो काम है, जो करंट अफेयर का जो पीआईबी का काम है, उसके अलावा मैगजीन वगैरह जो द हिंदू यदि कोई डेली पढ़ रहा है तो उस तरीके से आप अलग अपने तरीके से कर सकते हो। तो एक मैगजीन वाला सवाल और था, तो मैगजीन वाले में ये है कि देखो, आप कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हो, विजन पढ़ो या फिर कोई दूसरी पढ़ो, लेकिन आपको 1 महीने बाद में भी मिलेगा। वो तो देखो, जैसे जून महीना कंप्लीट हुआ है तो उसके बाद में जुलाई के अंदर ही आएगा वो जो मैगजीन होगी वो तो। ये तो आपका सवाल इसी तरीके से था, तो मैंने आंसर दिया है। ठीक है। चलो आज सेशन शुरू करते हैं। देखो, आज पहला आर्टिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है ना, इसको माइटी कहते हैं, और एक ड्रोन फेडरेशन इंडिया, डीएफआई है। तो इन्होंने मिलके एक निडार 2.0 इसको लॉन्च किया है। निडार 2.0 है, ये एक तरीके से कंपटीशन है जो स्कूल के और कॉलेज के ये जो छात्र होते हैं तो उनको स्टार्टअप वगैरह के लिए ना, जैसे एक तो ड्रोन वगैरह हो गए या फिर कुछ माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनके लिए, एक स्टार्टअप वगैरह के लिए ये जो छात्र हैं तो उनको एक कंपटीशन वगैरह दिया जाएगा कि आप स्वदेशी तरीके से ना किस तरीके से ड्रोन वगैरह माइक्रो प्रोसेसर बना सकते हो। और उनको बनाने के बाद में उनको 65 लाख रुपए जो मतलब इनाम है, वो क्या है, 65 लाख रुपए है, इससे ज़्यादा दिया जाएगा। उसके अलावा क्या है, इंक्यूबेशन सेंटर की हेल्प हो जाएगी। फिर उसके बाद में और भी जैसे क्लाउड सपोर्ट है, कुछ टेक्निकल सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें हैं ना उनको मिलती हैं। सॉफ्टवेयर सपोर्ट हो गया, इंटर्नशिप है, ये सारी चीज़ें हैं ना उन छात्रों को मिलेंगी जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो ये आप है ना, जैसे आत्मनिर्भर भारत वाला एग्जाम्पल आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो उसके साथ में आप है ना इसको अटैच कर सकते हो। निडार 2.0 एक कॉम्पिटिशन टाइप में है। ठीक है। ये वैसे तो प्री के लिए ही है। ठीक है। तो इसमें क्या है देख लेते हैं और क्या है। देखो, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं वो आप देख लेना। एक तो इसमें एवियोनिक्स है। देखो, पहली बात है कि फोकस किस किस पे है, एक तो ड्रोन कंपोनेंट है और माइक्रो प्रोसेसर है, ये दो चीजें मैंने आपको बताई। फिर उसके बाद में एक एवियोनिक्स है। एवियोनिक्स का मतलब क्या होता है कि जो एविएशन सेक्टर है और उसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स है। एविएशन, एविएशन मतलब जो विमानन क्षेत्र हो गया, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो इन दोनों को मिला के एवियोनिक्स कहते हैं। और एवियोनिक्स में जैसे मतलब रडार वगैरह होगी, जो हेलीकॉप्टर या फिर विमान वगैरह, जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं उनके अंदर जो डिजिटल सामान जितना भी होता है ना, वो सब एवियोनिक्स के अंदर आ जाएगा। तो ये है। और ड्रोन कंपोनेंट, इनको है ना, इन पे फोकस किया गया, इनको स्वदेशी तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। अब इनाम वगैरह सहायता है वो मैंने आपको बता दी है। फिर इसके अंदर क्या है, दो तरीके से चैलेंज होंगे। एक तो ट्रैक 1 होगा, इसके अंदर क्या होगा कि ऑटोनोमस है ना, स्वान ड्रोन्स टाइप में ये सब है ना ड्रोन वगैरह बनाने का काम होगा। स्वान ड्रोन आपको पता होगा, आपने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे आपने देखा था कि स्वान डोम्स क्या होते हैं कि जैसे मान लो कि 10 ड्रोन है तो वो एक साथ में आ रहे हैं, और जब उनको एक काम दिया गया है कलेक्टिव तरीके से वो काम करते हैं। मान लो एक बीच के अंदर खराब भी हो जाता है तो उसका काम है, जो खराब हो गया उसका काम दूसरे अपने ऊपर ले लेते हैं, और वो एक मतलब समूह के तौर पे ही चलते हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा ही था। तो स्वाम डोम्स वगैरह बनाना, जीपीएस लेस ड्रोन वगैरह इस तरीके से बनाना, ये सारे काम है ना इसके अंदर ट्रैक 1 के अंदर होंगे। और ट्रैक 2 के अंदर एक वेगा प्रोसेसर है, उस पर आधारित स्वदेशी फ्लाइट कंट्रोल वगैरह ये सब है ना होगा। एक वेगा प्रोसेसर ये क्या है कि इंडिजिनस तरीके से है ना, एक हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर बनाने के एक जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो है ये मेगा प्रोसेसर। ठीक है। इंडिजिनस है ये, मतलब इंडिया के द्वारा स्वदेशी तरीके से बनाया हुआ प्रोसेसर है ये। इसको थोड़ा डीप में जाने की हमें जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में इसको बनाया किसने था, सीडेक ने। ठीक है। सीडेक द्वारा इस प्रोसेसर को बनाया गया था, वेगा प्रोसेसर को। और ये क्या है, ओपन स्टैंडर्ड
आर्किटेक्चर पर आधारित है ये। ओपन स्टैंडर्ड RISC-V है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आपको कुछ घर का नक्शा वगैरह इस तरीके से बनाना है, तो आप सीधा आर्किटेक्ट के पास में जाओगे। और मान लो आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप कोई जो कोडिंग वगैरह ऐसे कोई भी करता है तो उसके पास में जाओगे। लेकिन क्या है कि वो चार्जेस लेते हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर का यूज लेने का वो सारी चार्जेस हैं वो लेते हैं। लेकिन ये क्या है कि ओपन स्टैंडर्ड है, कि मतलब इसके अंदर एक वेबसाइट है, तो वहां पे यदि आप जाके कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह ऐसे बनाना चाहते हो तो या उनको रेंट पे लेना चाहते हो, तो सबके लिए ओपन है वो, किसी के लिए भी फीस वगैरह इस तरीके से नहीं है। तो ये आर्किटेक्चर पे आधारित है ये, ठीक है। और ये स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर की एक श्रृंखला टाइप में है ये, VEG है। उसके बाद में स्वयान, स्वयान एक इसको ध्यान रखना है आपको, स्वयान पहल है। ये क्या है कि जैसे मतलब ड्रोन वगैरह और ये UAV वगैरह बनाने के लिए कुशल कार्यबल है, जो मतलब स्किल्ड लेबर है, तो उसको बनाने के लिए, उसको डिजाइन मतलब उन लोगों को स्किल देने के लिए ये है, कुशल कार्यबल बनाने के लिए स्वयान पहल है, ठीक है। इसके बारे में देख लिया, बस यही है। उसके अलावा ये GNC एल्गोरिदम वगैरह सिमुलेशन, ये टेक्नोलॉजीज हैं कुछ, तो उनके बारे में दे रखा है, ये आपके इतना काम का नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारी स्टडी विद डीजे ऐप है, तो वहाँ पे जाके अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं, मेंस आंसर राइटिंग वगैरह है, हिंदी लिटरेचर की आंसर राइटिंग है। फिर उसके अलावा जैसे CSET का बैच है, कुछ कॉम्बो कोर्सेज आपके लिए कर रखे हैं, कुछ PDF वगैरह हैं, तो वो आपके लिए बता रखे हैं कि कौन कौन सी PDF है, मतलब जो मेंस के लिए स्पेशली, जो मतलब इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सारी हैं, तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और आपको पता ही है कि हमारी जो PYQ वाली बुक है, जो हिंदी के अंदर है, इंग्लिश के अंदर है, दोनों के अंदर है। और वैसे वो मतलब प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों तरीके से है ना, हमने लॉन्च कर रखे हैं। तो आप स्टडी विद डीजे ऐप है, यहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो। उसके अलावा कुछ कोर्सेज वगैरह के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो ये नंबर है, यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। देखो ये आर्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इनके द्वारा क्या है कि एक डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 इसको निकाला गया है। और ये किस किसने निकाला है, एक तो BFSI करके संस्था है, और एक सीसा करके संस्था है, ठीक है। तो इस तरीके से दो तीन संस्थाएं हैं, उन्होंने मिलकर ये थ्रेट रिपोर्ट है ये निकाली है, कि किस तरीके से साइबर अपराध हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी कुछ निष्कर्ष वगैरह हैं, उसके अंदर कुछ कीवर्ड वगैरह है, उनको हम देखने वाले हैं स्पेशली। बाकी ये रिपोर्ट वगैरह ये ज्यादा हमारे काम की नहीं है, ठीक है। वैसे प्रीलिम्स के अंदर ही है ये मेनली तो, लेकिन कुछ कीवर्ड हैं उनको हम देख लेंगे, आप है ना उनको आंसर राइटिंग के अंदर यूज में ले सकते हो। देखो पहली बात तो है कि एक तो सर्टिन है, सर्टिन है, CSIR FIN है और सीसा है, ये तीन संस्थाएं हैं, इन तीनों ने मिलकर इसको तैयार किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके अलावा इस रिपोर्ट में मुख्य निष्कर्ष क्या है कि AI विषमता, AI एसिमेट्री, कि AI एसिमेट्री का मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जैसे मान लो हैकर्स वगैरह हैं, तो वो क्या है हैकिंग वगैरह करके, और उनके पास में क्या है कि AI की जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा होती है, और जो नॉर्मल लोग हैं हमारे जैसे, तो उनके पास में AI टेक्नोलॉजी है तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमारे जो सिस्टम है तो उसको हम हैक होने से बचा सकें। तो उनके पास में ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में कम टेक्नोलॉजी है, उसी विषमता को है ना AI एसिमेट्री कहा जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है कि साइबर क्राइम है वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उनके पास में टेक्नोलॉजी अच्छी है। फिर उसके बाद में हमलों की बदलती प्रकृति, कि अभी क्या है कि खतरे से उबरने के लिए ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के है ना जो साइबर क्राइम वगैरह हैं, तो ये ज्यादा हो रहे हैं। जैसे मान लो कि पहले है ना कोई भी जैसे डिजिटल अरेस्ट वगैरह हो गया, या फिर अलग अलग तरीके के जो डिजिटल क्राइम थे, तो वो है ना पहुंचने के लिए मतलब जो पहले आपको सुनने में आ रहा है, फिर उसके बाद में अखबारों में आ रहा है, फिर आप तक पहुंचने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जो AI एसिमेट्री वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके बाद में क्या है कि बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम है ये बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे आप पहली बार किसी क्राइम को सुनते हो, और उसके बाद में आपके जो अखबार है, न्यूज़ चैनल है, तो उनके अंदर बार बार वो चीज़ें रिपीट होने में ना लगभग हफ्ता भर ही लगता है, कि इतनी ज़्यादा है ना साइबर क्राइम होने लगा है कि ऊपर वाले से नीचे वाले लेवल तक है ना वो पहुंचने के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। अब वर्षों से घट के महीनों और हफ्तों तक ही ना सीमित हो गया है। अब हम लोग की पहचान में मुश्किल, जैसे सोशल इंजीनियरिंग है, ठीक है, फिर वैद्य सत्र है। तो सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे मान लो कि मतलब OTP वगैरह, ये सोशल तरीके से ना किसी को पागल बनाना, बेवकूफ़ बनाना, ये सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आती हैं। जैसे मान लो कि आपसे OTP वगैरह मांग लिए, डिजिटली तरीके से अरेस्ट कर लिया, ये सारे हैं सोशल इंजीनियरिंग के तरीके हैं। फिर वैद्य सत्र है, कि वैद्य सत्र मतलब ये है कि जैसे मान लो कि बैंक है, बैंक के अंदर है ना वो घुस जाते हैं जो साइबर क्राइम वाले हैं, तो ये लोग घुस जाते हैं और उसके अंदर एक नॉर्मल तरीके से है ना, जैसे मान लो कि एक बैंक का जो एम्प्लॉई है उसका पासवर्ड वगैरह लगा के नॉर्मल तरीके से एम्प्लॉई की तरह है ना वहाँ पे काम करते, तो उनको लगता है कि ये एम्प्लॉई काम कर रहा है, जो सिस्टम है उसको तो ऐसा ही लगेगा, तो ये वैद्य सत्रों के तौर पे है ना वो साइबर क्राइम करते हैं, उनके पासवर्ड वगैरह लेके।
ठीक है, उनको तोड़ते नहीं है पासवर्ड्स को। फिर उसके बाद में साइबर विफलता के विश्लेषण। इसके अंदर क्या है कि साइबर विफलता क्यों हो रही है, इसके 4 स्तरीय है ना वो बता रखे हैं, ये हमारे काम का नहीं है। उसके बाद में रोड मैप वगैरह बता रहा है कि 18 महीने का ना कुछ रोड मैप वगैरह बनाया है, और की इन्वॉल्वमेंट वगैरह है कि जैसे सर्टिन के बारे में बता रखा है, CSIR का जो फिन है इसके बारे में बता रखा है, सीसा क्या है उसके बारे में बता रखा है, इसके बारे में छोटा छोटा बता रखा है। ये आप देखना चाहो तो देख लो, यदि आपको याद रखना है। देखो पहली बात तो है सर्टिन है। तो सर्टिन क्या है कि कंप्यूटर सुरक्षा घटना है ना, उसको प्रतिक्रिया देने वाली नोडल एजेंसी है ये। कंप्यूटर सुरक्षा के लिए घटनाएं जितनी भी हो रही है उनकी प्रतिक्रिया एजेंसी है। और आईटी एक्ट है ना 2008 का, उसके तहत ना इसको बनाया गया है, और उसको जो अधिकार वगैरह है इसको इसी के तहत प्राप्त है। फिर CSIRT फिन, ये क्या है कि वित्तीय क्षेत्र के है ना जितने भी क्राइम वगैरह ये सब होते हैं तो उनको संभालने का काम है ना ये करता है। ठीक है, तो जैसे मतलब बैंक हो गया, बीमा सेक्टर हो गया, ये सारी चीजें वो जो वित्तीय क्षेत्र वाली हैं उनके लिए। उसके अलावा सीसा है, ये भुगतान प्रणाली है, पेमेंट सिस्टम है ये। तो उसमें क्या है कि एआई और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है ये उनके लिए। ठीक है, पेमेंट गेटवे टाइप में है ये, और वो भी इसके साथ में मिलके और ये रिपोर्ट निकाल रही है। तो ये 3 चीजें हो गई। अब देखो अगला आर्टिकल है ये एनसीआरबी। एनसीआरबी, ईसीबी, ओएफसीबी, इनके स्वैप पहल है, तो इससे संबंधित है। जैसे क्या है कि निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उन्होंने कुछ बैठक वगैरह की है, और इसके अंदर क्या है कि जैसे आरबीआई है, तो आरबीआई बाहर से कुछ पैसा आने वाला होता है, जैसे मान लो कि डॉलर्स वगैरह के अंदर आता है, जो मतलब एनआरआई वगैरह होते हैं, तो वो भारत के अंदर डॉलर्स वगैरह के अंदर पैसा भेजते हैं। और मान लो एसबीआई के अंदर, एसबीआई हो गया या फिर पीएनबी हो गया, इनके अंदर है ना इनके खाते खुले हुए होते हैं। तो उन्हीं खातों के अंदर ये डॉलर्स के अंदर, डॉलर के अंदर ये पैसा रखते हैं, एसबीआई में, पीएनबी के अंदर। लेकिन अब क्या है कि जो एसबीआई और पीएनबी हैं, तो इनको बैंकों को डर लगा रहता है कि मान लो डॉलर है तो उसका मूल्य बढ़ गया, और भारत का रुपया है तो वो गिर गया, तो इससे क्या होगा कि उनका जो डॉलर का वैल्यू है तो वो तो कम हो जाएगा। मतलब वो तो डॉलर की वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन रुपए की वैल्यू कम हो गई, तो उनको घाटा लगता है। तो इससे क्या होगा कि डॉलर को है ना, अब आरबीआई ने कहा है कि यदि आप इनके पास में डॉलर रख रहे हो, तो उसके बदले में हम क्या है कि आपसे थोड़े दिन के लिए, जैसे मतलब 2-3 साल है, तो इसके लिए है ना हम आपसे ले लेंगे, और जब भी आपको वो डॉलर वापस चाहिए होगा तो उस टाइम पे हम आपको दे देंगे, और एक निश्चित दाम होगा उसी पे ही देंगे, चाहे डॉलर की वैल्यू बाद में घटी है, बढ़ी है, कुछ भी हुआ है। लेकिन इसके लिए एक फ्रेमवर्क वगैरह है ना ये तैयार किया गया है। ठीक है, तो देखो पहली बात तो है कि इन जो FCNR है, ECB है, इन सबको हम देख लेते हैं। तो FCNR क्या है? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट। जो फॉरेन लोग हैं तो उनको वो फॉरेन करेंसी के अंदर है ना वो बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं, तो उसको कहते हैं FCNR। ठीक है, ECB होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। जो मतलब हम लोग बाहर से उधार लेते हैं, जो कमर्शियल लोग हैं तो वो बाहर से उधार लेते हैं क्योंकि उनको ऋण वगैरह बाहर से सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो ये भी क्या है कि डॉलर्स वगैरह के अंदर ही मिलता है हमें। फिर उसके बाद में OFCB, ओपसी भी है, ओवरसीज फॉरेन करेंसी बोरोइंग। ये मेनली क्या है कि बैंक ही इसको ना उधार लेते हैं, जो बैंक है वो बाहर वाले बैंकों से यदि उधार वगैरह लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो उनको कहते हैं OFCB। ठीक है, तो ये 3 चीजों का आपने देख लिया, ये कुछ कीवर्ड है। फिर उसके बाद में तो आरबीआई की स्वैप सुविधा की है ना अब योजना है ये। तो इसके अंदर क्या होगा कि वो मैंने आपको बता दिया सारा कि किस तरीके से आरबीआई है तो वो पैसा ले लेगा, फिर उसको एक टाइमली है ना, जिस टाइम पे उनको एसबीआई को या किसी बैंक को पैसा चाहिए होगा उस टाइम पे वो दे देंगे। तो समय सीमा इसके अंदर कुछ डिसाइड की गई है कि इतने टाइम तक हो सकता है। अब क्या है कि उनको ब्याज दर वगैरह है ना उनकी सीमा भी है ना उनको निलंबित कर दिया गया है, तो उनको ब्याज दर है ना, जो मतलब फॉरेन लोग हैं जो एनआरआई वगैरह हैं, तो वो अपना पैसा यहाँ पे जमा करवाते हैं, तो उनको जो ब्याज है, ब्याज भी क्या होगा डॉलर के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये भी है ना एक आकर्षक रिटर्न वगैरह अब देगा। ठीक है, अब देखो इससे है ना इसके मुख्य उद्देश्य क्या है कि मतलब एक तो फॉरेन कैपिटल है उसको आकर्षित करना, कि फॉरेन कैपिटल है वो आएगी आसानी से। फिर उसके बाद में भुगतान संतुलन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मतलब आयात और निर्यात हम जितना भी करते हैं तो वो भुगतान संतुलन के अंदर ही आता है, तो उसको मजबूत करेगा ये। फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ेगा हमारा, एक्सटर्नल सेक्टर है तो उसको मजबूती मिलेगी। इस तरीके से इसके कुछ लाभ होंगे। तो वर्तमान स्थिति क्या है, बैंकों की रणनीति क्या है कि मतलब अलग अलग जो बाहर के लोग हैं, जो हांगकांग, अमेरिका और यहाँ के जो निवेशक हैं, वो आसानी से हमारे यहाँ पे ना रुचि दिखा रहे हैं। निवेशक मतलब एनआरआई वगैरह हो गए। तो ये सारी चीजें दे रखी हैं और काम का नहीं है इसके अंदर। अब आगे चलते हैं। देखो ये आर्टिकल है भारत में
एआई आधारित प्रशासनिक सुधारों के शासन में परिवर्तन के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। तो एआई से संबंधित ये आर्टिकल है कि एआई किस किस तरीके से है ना हमारा कर रहा है। तो उसके लिए क्या है, शिलोंग घोषणा पत्र है, घोषणा है 2.0। इसके अंदर कुछ भी काम का नहीं है, इतना शिलोंग घोषणा है। तो ये किससे संबंधित है, एआई से संबंधित है, इतना आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा ये दो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है और मेघालय की सरकार है, इन दोनों के बीच में ना कुछ एग्रीमेंट वगैरह हुआ है, उससे संबंधित है। अब क्या है कि एआई है, साइबर सुरक्षा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनसे संबंधित ये आर्टिकल है। और इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या है कि सीपी ग्राम वगैरह है ना, इनकी वार्षिक शिकायत वगैरह ये सब की जाएगी, ये इतना ही है। ये थोड़ा सा है ना मेरे को कम इंपॉर्टेंट लगता है, थोड़ा सा क्या बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको है ना एक बार शिलोंग घोषणा है तो इसको देख लेना, ये इंग्लिश के अंदर है। अगला आर्टिकल देखो, सीएसआईआर की एस्पायर शक्ति है, ये स्कीम चल रही है। जो महिला जो शोधकर्ताएं होती हैं, जो मतलब साइंटिस्ट वगैरह होती हैं, तो उनको है ना एक जैसे मतलब वित्तीय सहायता वगैरह देना, इस सब के लिए है ना ये एस्पायर योजना है, ये है। और ये किसके द्वारा है, सीएसआईआर की है, पहली बात तो ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस आप है ना मेंस के अंदर यूज में ले सकते हो, प्री के अंदर इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सीएसआईआर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके द्वारा किया गया है, शोध का परिणाम वगैरह कुछ है कि मतलब पेटेंट वगैरह ऐसे ऐसे दिए जाते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि महिलाओं के लिए, जो महिला शोध करता है तो उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाना, उनको इनोवेशन वगैरह जो शोध है तो उसके अंदर ना सहायता मिलेगी इससे। तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है, बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। और इसके अंदर ना फालतू बातें हैं सारी। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये भी है ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एआई डिजिटल शासन चैंपियनशिप है, तो उसका ना शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो एआई डिजिटल शासन की, एआई को डिजिटल शासन के अंदर ना किस तरीके से लेके आया जाए। मतलब आपको पता है कि एआई है तो वो हर एक सेक्टर के अंदर जा रहा है। और जो हमारा मतलब लोक प्रशासन है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों के अंदर है ना एआई का यूज़ है ना अलग अलग तरीके से हो रहा है। अब क्या है कि जो मतलब जो हमारे अधिकारीगण है, चाहे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सेंट्रल जो सेक्रेटरी वगैरह है, या फिर कोई भी है, मुख्य सचिव वगैरह है, सबको है ना एआई की जरूरत है अपने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए। और जो लोगों तक है ना संवाद वगैरह किसी भी है ना, जो मान लो कि आपको एक 200 पेज का एक आर्टिकल वगैरह, ये कुछ रिपोर्ट वगैरह है, तो उसको है ना आपने एआई के अंदर डाला और उसको 5 मिनट के अंदर आपने पढ़ लिया कि भाई इसका है ना समरी बता दो मेरे को, और वो समरी बता देगा। तो ऐसे क्या है कि उनकी जो लाइफ है वो भी आसान हो सके, और वो जो फाइल है तो उनका बड़ा बड़ा बोझ है तो उसको भी है ना खत्म किया जा सके। इसके लिए क्या है, कुछ चैंपियनशिप टाइप में, शिखर सम्मेलन टाइप में इस तरीके से रखा गया है, ठीक है। तो आयोजन है, तो ये यहाँ पे किया गया है, वो कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इसमें क्या है, देखो इसमें एक लवासनार ऐसे है ना 2-3 संस्थान है। देखो कौन कौन से हैं, आईटीडीसी है, जो एक तो ये पर्यटन वाला हो गया, एक स्कोप है, एक लवासना है। इन इन तीनों ने है ना इसको लॉन्च किया है, इसको बनाया है, ठीक है। तो ये समिट टाइप में किया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया, जो मैंने बताया बस उतना ही याद रखना है आपको। और लिखना चाहो तो सिर्फ एक लाइन के अंदर इसको लिख लेना। उसके अलावा देखो ये पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ है, सिर्फ और सिर्फ आज मेरे को एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट लगा और इसी को ही आप लिखना, भारत की समुद्री सीमाओं के रक्षक, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि देखो पहले तो क्या है, आईएनएस तलवार, पहले हमारा आईएनएस तलवार था, जो हम रशिया पे डिपेंडेंट थे। फिर उसके बाद में शिवालिक आया, हमारी शिवालिक क्लास आई। तलवार क्लास थी पहले, ये रशिया के सी से थी, फिर शिवालिक क्लास आई, शिवालिक क्लास थी। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट 17 था, उसके तहत आया था। और उसके बाद में नीलगिरी क्लास, है ना, नीलगिरी क्लास के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसका क्या था, 17A, ठीक है। तो ये देखो एक एक प्रोसेस था कि पहले रशिया, फिर उसके बाद में हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ गए। और नीलगिरी क्लास है, इसके अंदर क्या है, 75% इंडिजिनस तरीके से आत्मनिर्भर भारत है। तो इसके तरीके से हमने इसको बनाया है। नीलगिरी क्लास के अंदर कितनी थी, 7 थी, अभी तक 6 बन चुकी हैं और 7वीं बनने वाली है। और इनके बारे में है ना बात कर रखी है इसके अंदर, तो आर्टिकल को हम अच्छे से देखेंगे अभी। देखो ये आर्टिकल है, लगभग हम पहले कुछ ना कुछ पार्टों के अंदर कर चुके हैं। लेकिन क्या है, पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ काफ़ी बड़ी होती है, उसके अंदर हम अच्छे से कवर कर पाते हैं, सारी चीज़ों को होलिस्टिक तरीके से याद रखने लायक कर पाते हैं। तो इसलिए एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और उसको है ना आपको लिखना है आंसर के अंदर, मतलब जो आपके नोट्स हैं उसके अंदर आप लिखोगे। तो पृष्ठभूमि और रक्षा स्वदेशीकरण, देखो इसका इंडिजन क्या किस तरीके से किया, ठीक है। तो देखो 3 नहीं है ना, स्वदेशी हो गई, एक तो नीलगिरी क्लास हो गई, एक संदायक हो गया, एक अर्नाला है। ये 3 तरीके से है ना, ये स्वदेशी युद्धपोत मान लो, ठीक है। एक तो सर्वे वाला है और एक जो पनडुब्बी को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है वो है अर्नाला क्लास। तो इस तरीके से ये 3 है। तो इनके बारे में ना आज आर्टिकल के अंदर हमें बता रखा है। अब देखो इन सबको डिजाइन किसने किया है, युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो है।
इसको आपको याद रखना है। वार्डशिप डिजाइन ब्यूरो है, इसने इनको डिजाइन किया है इन तीनों को, और ये स्वदेशी हैं तीनों, ये ध्यान में रखोगे आप। प्री के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आत्मनिर्भर भारत है, इसका उदाहरण हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो सबसे पहले अपन चलते हैं 17A पे, प्रोजेक्ट 17A। ये नीलगिरी श्रेणी है और स्टील फ्रिगेट है। स्टील का मतलब क्या होता है कि जो रडार वगैरह के अंदर नहीं आता है उसको स्टील कहते हैं। स्टील का मतलब ये है कि मतलब स्टील क्यों होगा वो, क्योंकि देखो एक तो क्या है कि उसके ऊपर उसकी बनावट इस तरीके से होती है कि उसकी रिफ्लेक्शन वगैरह है, मतलब मान लो कि कोई लेजर वगैरह, रडार वगैरह ऐसे कुछ डाली जाती हैं, तो उससे क्या होगा कि वो है ना अपने जो मतलब उनकी बनावट ऐसी होती है कि वो रिफ्लेक्ट कर देंगे, जो तरंगे होंगी उनको ना रिफ्लेक्ट कर देंगे, और उससे है ना उनको पकड़ पाना मुश्किल होता है। उसके अलावा उनके अंदर एक धातु वगैरह इस तरीके से लगी होती है, स्टील धातु होती है, तो वो है ना उसको एब्जॉर्ब भी कर लेती है कुछ चीज़ों को, कुछ किरणों को। तो है ना, देखो स्टील टेक्नोलॉजी है, ये कैसे काम करती है। देखो रडार होगी, इंफ्रारेड होगी मतलब थर्मल वगैरह हो गई, या ध्वनि तरंगे हो गई, इन सेंसरों से बचाने का काम करती है। पहली बात तो ये एंगल्ड होती हैं, मतलब ढलान वाली होती हैं, उससे क्या है कि वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो दूसरी दिशा में मोड़ देती हैं ये। फिर उसके बाद में एब्जॉर्ब वाली भी होती हैं कुछ चीजें, कि मतलब उनको अवशोषित कर देती हैं, मतलब परावर्तित करने की बजाय उसको अवशोषित भी कर लेती हैं कुछ चीजों को। तो ये जहाज वास्तविकता में आकार में बहुत छोटा दिखाई देता है, फिर उसके बाद में ऐसे लगता है कि ये छोटी मोटी नाव वगैरह होगी शायद। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। फिर उसके बाद में तकनीकी विशेषताएं क्या है इसके अंदर, देखो इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है हमें कि कितना वजन है, ये सब नहीं है। ये आप याद रखना चाहो तो याद रख लो, 28 नॉटिकल माइल है ये इसकी स्पीड होती है। ठीक है, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो इसका प्रोपल्सन, प्रणोदन, ये किस तरीके से चलता है, कंबाइंड डीजल और गैस, डीजल और गैस दोनों से चलता है। मान लो कि नॉर्मल जिस टाइम पे नॉर्मल सिचुएशन होती है तो उस टाइम पे तो ये डीजल पे चलते हैं, और लेकिन यदि इनको मान लो कि शत्रु को मारना है या फिर वहां से भागना है, भगाना है, कुछ भी है, तो उस टाइम पे ना गैस इंजन स्टार्ट कर दिया जाता है और वो थोड़ा तेज हो जाती है उसकी स्पीड। तो ये दोनों दोनों पे संचालित है। उसके अलावा 75% है ये स्वदेशी सामग्री से है। इसके क्या है देखो, पहली बात तो स्ट्राइक पावर, जो मतलब हथियार है तो वो कौन कौन से हैं, ब्रह्मोस हो गया सतह से सतह के लिए। फिर हवाई सुरक्षा के लिए क्या है, MRSAM है। उसके अलावा ये उन्नत रडार टेक्नोलॉजी है, MF स्टार है, ये हो गई। उसके अलावा पनडुब्बी है, उससे बचने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। हल माउंट सोनार है, फिर टोरपीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट वगैरह यहाँ पे हैं। और बाद में इसके निर्माता कौन है, देखो इनके ना निर्माता हैं वो दो लोग हैं। एक तो मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है, कहाँ पे, मुंबई के अंदर। एक तो इन्होंने बनाया कुछ कितने, 4 जहाज, इनमें से जो मैंने 7 बताए उनके अंदर से 4 हैं, तो वो MDL ने बनाए हैं। और ये गार्जियन रिच शिप बिल्डर है, तो इन्होंने कोलकाता के अंदर है ये, तो इन्होंने 3 बनाए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ऐतिहासिक विकास, क्या क्या चीजें, मतलब वो ऐतिहासिक विकास मैंने बता दिया आपको, तलवार, शिवालिक और फिर उसके बाद में नीलगिरी, ये वो सेम ही बता रखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा लगभग कि नीलगिरी क्लास के बारे में, है ना। अब हम अगला देखेंगे संधायक श्रेणी। संधायक श्रेणी के अंदर क्या होता है, ये सर्वे वाले पोर्ट होते हैं, मतलब सर्वे वेसल होती हैं जो मतलब अलग अलग जो हमारे तट वगैरह है, तो वहां पे है ना कुछ सबमरीन वगैरह नहीं है या फिर कोई दूसरी चीजें नहीं है, कोई माइंस वगैरह नहीं लगी हुई है, वो सर्वे वगैरह करती रहती हैं, समुद्री जल सर्वेक्षण। और ये एक तरीके से हॉस्पिटल वगैरह जो चलता फिरता जल के अंदर हॉस्पिटल होता है, उस तरीके से भी ये काम करती हैं। कई बार मान लो कि कुछ दुर्घटनाएं वगैरह हो गई हैं तो उस टाइम पे भी ये काम करती हैं। तो मुख्य भूमिका क्या है इनकी, समुद्र तल का सटीक मानचित्रण करना। ठीक है, कुछ मानचित्रण वगैरह करते हैं, उनका चार्ट वगैरह बनाना, और समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है ना उसके माध्यम से ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने का काम करता है। मतलब ये मानचित्रण वगैरह है ना ये करता है, सर्वे वगैरह करने का काम करता है। फिर उसके बाद में कि मतलब वहां पे पहली बात तो ये है कि सर्वे इस तरीके से हो गया, और दूसरी तरीके से जो मैंने बताया कि जो तटीय क्षेत्र है तो उसका है ना एक मैपिंग वगैरह करना, वहां पे ना कौन कौन से जहाज वगैरह चल रहे हैं, तो उन सबको है ना मानचित्रण के तहत दिखाएगा ये। तकनीकी विशेषताएं क्या है कि वजन और आकार है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। परिचालन क्षमता है, ये 18 आप याद रख सकते हो रखना चाहो तो। ठीक है, और ये 6500 नॉटिकल माइल है ना, यहां तक जा सकती है एक बार में। फिर आधुनिक उपकरण कौन कौन से हैं इसके अंदर, एक तो मल्टी बीम इको साउंडर है, ये मतलब टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, इनको ज्यादा मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ जो मतलब वाहन वगैरह होते हैं जो है ना ऑटोमेटिक अंदर चलने वाले, तो उसके अंदर से ही ना वाहन वगैरह निकाल के ले जा सकते हैं। कि जल क्षेत्र के नीचे चलने वाले वाहन है तो वो भी इसके अंदर ही होते हैं, रिमोट संचालित वाहन है वो भी इसके अंदर होते हैं। फिर हॉस्पिटल शिप है ये मैंने आपको बता दिया लगभग। ठीक है, फिर उसके बाद में इसके अंदर देखो कौन कौन से हैं। पहली बात तो बनाया किसने, गार्डन रिच शिपबिल्डर है, GRSE, इसने बनाया है। ठीक है, कौन कौन से, संधायक है, निर्देशक है, ईक्षक है और संशोधक है, इस तरीके से ये 4 हैं। ठीक है,
और हाइड्रोग्राफी दिवस है तो ये अलग से एक इसके अंदर फैक्ट दे रखा था कि किस तारीख को मनाया जाता है। 21 जून को ना हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है, ये लिखा हुआ था इसमें, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया इसको। अब क्या है, एंटी सबमरीन वारफेयर। अगला है अर्नाला श्रेणी। नीलगिरी देख लिया, संशोधक देख लिया, अब है अर्नाला, ये तीसरा है। ये तीन के बारे में हम बात करने वाले थे आज। तो अर्नाला में क्या है, ये एंटी सबमरीन वारफेयर है कि जो सबमरीन वगैरह आती हैं तो उनकी वारफेयर के लिए है, ये उनसे लड़ने के लिए है, उनका पता लगाने के लिए है। मान लो कुछ तटीय क्षेत्र पे है ना, कुछ सबमरीन वगैरह आ जाती हैं और अचानक हमला कर देती हैं, उन सबसे बचने के लिए है ना इसको बनाया गया था अर्नाला क्लास को। और जैसे मान लो ये उथला क्षेत्र होता है ना, जैसे मतलब उथला मतलब जो तट के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है जो कम गहरा होता है, तो वहां पे है ना जो बड़े शिप वगैरह है, जो हमारे जो नीलगिरी श्रेणी वाले ऋण की बात की थी, तो वो यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए क्या है कि जो तटीय क्षेत्रों में इनका काम अच्छा होता है। तो ये क्या है, एंटी सबमरीन वारफेयर है ये। तो उथले तटीय क्षेत्र है वहां पे काम करेगा। सबमरीन हंटर भी कहा जाता है इनको। और अभय श्रेणी, अभय श्रेणी के पोत के बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये पहले अभय श्रेणी थी, उसके पोत थे, अब उनको ना एक अपग्रेड तरीके से किया गया है, उसका नाम है अर्नाला क्लास। अब इसमें क्या है, मुख्य भूमिका आपको पता है कि उथले प्राणी में ये सब हो जाएगा, वो मैंने बता दिया। वाटर जेट प्रणोदन होगा, कि मतलब ये वाटर जेट है, जैसे आप देखते हो कि वो वाटर बोट टाइप में होती है, वो पीछे है ना पानी वगैरह फेंक के फिर उसके बाद में निकलती हैं, उनसे क्या है कि उनकी स्पीड वगैरह तेज हो जाती है। तो ये वाटर जेट प्रणोदन है, मतलब इनकी स्पीड है वो अच्छी होती है, कुल मिला के बात ये समझ सकते हो आप। तकनीकी विशेषताएं क्या है, वजन और आकार है इनका 900 टन है, ये कोई काम का नहीं है। फिर एलएनटी के साथ में ना साझेदारी से ये कोलकाता वाला है, तो यहाँ पे है ना इसको 8 जहाज, हाँ इसके अंदर क्या है कि 8 जहाज हैं, तो वो तो कोलकाता के अंदर है, गार्डन रिच शिप बिल्डर है, तो उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। और उसके अलावा माही श्रेणी है, वहां पे 8 जहाज और बनाए जा रहे हैं, तो 8 8 और 16 जहाज है ना ऐसे बनाए जा रहे हैं। तो इनका नाम आप लिखना चाहो तो एक दो का लिख लो, अर्नाला, अंद्रोत, अंजदीप, ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, 16 है तो इसलिए, ठीक है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, कि देखो हमारी जीडीपी है उसके अंदर क्या है कि 4% है ना, ये ब्लू इकोनॉमी है वो योगदान देती है, तो उसको योगदान के अंदर बढ़ावा मिलेगा इससे। ईजेड वगैरह इसका विस्तार होगा, ये सब हो गए। उसके अलावा जो हमारी आईआर है उसके अंदर क्या है, सागर और महासागर विजन है हमारा, तो सिक्योरिटी है जो मतलब महासागर जो हिंद महासागर है, तो उसके रीजन के अंदर हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में अच्छे संबंध बनाए, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दें, इन सब के लिए ना ये सागर और महासागर है, इन दोनों को लॉन्च किया गया था। तो ना ये इनके अंदर हेल्प करेगा ये, ठीक है। ग्लोबल साउथ को ना हेल्प करेगा। अब देखो कल वाली थी, ये तो कंप्लीट हो चुका है, पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो कल वाला जो आर्टिकल था उसके अंदर क्या है कि मैं ये मैप डालना भूल गया था, तो मैं आज ले आया इसको। देखो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कहाँ पे है, और यहाँ पे न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड है तो यहाँ पे क्या है कि ऑकलैंड है, ये राजधानी है इसकी, और ये इसको दो पार्ट के अंदर बांटते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ये कोको चैनल है, ठीक है, और ये बास चैनल है यहाँ पे, तस्मानिया है, और यहाँ पे क्या है, बास चैनल। देखो इसके अंदर क्या है कि ये 6 स्टेट तो है ना मेनलैंड वाले हैं, और तस्मानिया ये ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है, लेकिन इसको क्या है, ये बास स्टेट है ना ये अलग करती है, ठीक है। इसको बास स्टेट कहते हैं यहाँ पे। तो ये तस्मानिया है तो ये इसी का ही पार्ट है। अब देखो इसके अंदर और क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको, एक तो यहाँ पे तिमोर सी है, तिमोर सागर है, ये इस जगह पे है, ठीक है। उसके बाद में जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, मतलब एक तरीके से खाड़ी है ये, और ये जिगजैग टाइप में है, ये काफी कटी फटी खाड़ी है, ये यहाँ पे समुद्र है, तो ये काफी कटा फिटा है। और यहाँ पे क्या है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओगे। सबसे इंपॉर्टेंट है जो मतलब इकोलॉजी के लिए, एनवायरमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप मेरे को बताओगे। और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखनी है, कि मतलब कौन कौन से जो मरुस्थल हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, और कौन सी जो महासागर है, मतलब सॉरी कौन कौन से पहाड़ हैं, वो कौन कौन से माउंटेन, कौन कौन से महासागर बोल रहा हूँ मैं। तो माउंटेन देखो एक तो यहाँ पे है ना, और एक इस जगह पे है। ये कुछ चीजें हैं वो मेरे को है ना, ये दो चीजें, एक तो माउंटेन, ये वाला माउंटेन कौन सा है, और एक ये वाला, ठीक है, ये कौन सा है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओगे। फिर उसके बाद में देखो ये तस्मानियन सी है यहाँ पे, यहाँ पे तस्मानिया सी है। और देखो न्यू कैलेडोनिया है, ये फ्रांस का पार्ट है यहाँ पे, न्यू कैलेडोनिया है ये फ्रांस का पार्ट है, फ्रांस की टेरिटरी है ये। और ये सोलोमन आइलैंड है, ये भी एक द्वीप समूह है यहाँ पे। इसको देखो ये पूरा जो क्षेत्र है उसको है ना ओशियाना कहा जाता है। ओशियाना के अंदर छोटे छोटे महाद्वीप हैं, जो पापुआ न्यू गिनी हो गया, या फिर उसके नीचे ये पापुआ न्यू गिनी यहाँ पे है जस्ट ऊपर, ठीक है, ये वाला। और ये पोर्ट, ये है ना मोरेशबी, मोरेशबी, तो ये पापा न्यू गिनी की राजधानी है ये, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे दिख गया ये मेरे को। फिर फिजी द्वीप है,
टोंगा है, इस तरीके से है। और ये नॉरफॉक आइलैंड है, नॉरफॉक आइलैंड है, ये भी इसी का ही है आइलैंड है। ये भी है ना ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ये नॉरफॉक आइलैंड हो गया। और ये तस्मानिया, ये तो राज्य ही है, अलग से स्टेट है। और ये आइलैंड है, ये इसका है, ठीक है। बस यही चीजें दे रखी हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं है इसके अंदर। और बाकी जो ज्योग्राफी है उसके अंदर आप है ना, जैसे मैपिंग वगैरह हम अलग से करते हैं तो उस टाइम पे अलग से देखेंगे हम, ठीक है। वैसे अभी शायद धर्मेंद्र सर जल्दी ही करवाने वाले हैं मैपिंग वगैरह को आपके लिए। जल्दी तो नहीं, लगभग 2-3 महीने के अंदर आपको है ना, जैसे प्री वाले बैच वगैरह शुरू होंगे उस टाइम पे है ना आपको मिल जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, देखो कल वाले के आंसर क्या है, सी और सी है। आप कुछ लोग गलत लिख रहे हो, गलत आंसर दे रहे हो, इतनी इजी इजी क्वेश्चन का गलत मत दो यार। और वो भी आज का पढ़ के आज ही। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप देखना। अच्छा शायद मैं इसके अंदर साइड में नहीं हटाऊं, ये आप देख लेना। और ये वाला सेकंड क्वेश्चन है। ये दो मेंस के क्वेश्चन है, इनको भी लिखना, ठीक है। आज यहीं खत्म करते हैं सेशन, कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू।